दोस्तों आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में है बड़े सगीर में, जिसमें बहुत कम बात होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भी जिनको कहा जाता है, उनकी मुकम्मल और मुफस्सल सवाने हयात अलहम पब्लिकेशन ने शायद की। चमन लाला आज़ाद साहब ने इसको लिखा है। चमन लाला, इस किताब की अहमियत यूं है कि चमन लाला आज़ाद साहब ने ये किताब 1946 में लिखी थी। जाहिर है कि अलहम पब्लिकेशन ने इसको दोबारा छापा है, तो हो सकता है हिंदुस्तान में कभी छपी हो, लेकिन इसके अंदर इसका जिक्र नहीं है इस किताब के अंदर कि पहले ये कभी छपी है नहीं छपी। बहरहाल चमन लाला आज़ाद साहब जो है 1946 में उन्होंने ये किताब मुकम्मल की थी। और 1946 आपको मालूम है कि वो साल है कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है 1945 की जब जंग खत्म हुई, दूसरी जो आलमी जंग थी वो खत्म हुई, तो उसके बाद वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गए थे। और उससे पहले वो जापान की फौज के साथ जो थे वो लड़ रहे थे, जापान की फौज के साथ मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों की फौज के खिलाफ। और बर सगीर के अंदर तकरीबन वो दाखिल ही एक तरह से हो गए थे बर्मा वगैरह के अंदर। तो ये किताब इस हवाले से अहम है कि चमन लाल आज़ाद साहब जो है वो सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी मोतक़िद भी रहे और उनके काफ़ी करीब से भी देखा। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो इनकी फ़ौज थी, आज़ाद हिंद फ़ौज जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उनके जो बहुत सारे जनरल से कर्नल से जो जिनको ओहदे मिले हुए थे, जो लड़े दूसरी जंग अजीम के अंदर, आलमी जंग के अंदर जापान के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तान के बॉर्डरों के अंदर, उनके इंटरव्यूज़ भी इसके अंदर इन्होंने चमन लाल आज़ाद साहब ने किए, क्योंकि 1946 में ये किताब लिखी। तो इस किताब की अहमियत जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की ज़ाहिर है कि उनकी अपनी बचपन की ज़िंदगी है, फिर उनकी तालीम है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इनका फ़िक्री इर्तिक़ा भी दिखाया गया। असल में सुभाष चंद्र बोस जो है इस किताब के अंदर अगर आप देखें तो पैदाइशी बागी के तौर पे जो है वो नज़र आते हैं। पैदाइशी बागी का मतलब ये है कि ये किसी भी मुरव्वजा तंज़ीम, मुरव्वजा निज़ाम, कोई डिसिप्लिन उसके पाबंद ये नज़र नहीं आते। ये मतलब ये कहते हैं, इनका जो दिमाग है या इनकी जो फ़िक्र थी वो ये थी कि अंग्रेज़ों की हर कीमत पर जो है ना आपने मुखालफत करनी है और इनके साथ किसी भी किस्म का कोई समझौता कानूनी, आईनी, रियासती सतह पर नहीं करना है, बल्कि इनके अगेंस्ट ही जाना है, इनके अगेंस्ट लड़ना ही है, ये लड़के ही इनको भगा सकते हैं आप। तो ये एक इनका जहन था। तो जाहिर है कि उसके हवाले से फिर ये जेल भी गए, आ भी गए, जेल भी गए, आए भी। फिर कांग्रेस से जो इनके रिश्ते थे, कांग्रेस में रहे भी, आपको मालूम है कि ये सदर भी बने, लेकिन कांग्रेस में जो गांधी थे उनके साथ इनके जो है बड़े जबरदस्त किस्म के इख्तलाफात थे। और चमन लाल आज़ाद साहब ने इसको बहुत तफसील के साथ लिखा है। असल में सुभाष चंद्र बोस जो थे, बकौल इस किताब के, और इस किताब के अंदर जो कंटेंट शामिल है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के हवाले से उन्होंने बार बार गांधी के जो मुख्तलिफ इकदाम थे हुकूमत हिंद के खिलाफ या अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको जो है चालबाजियों से ताबीर किया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अब रिलीफ लेने के लिए जो है वो कोई ना कोई स्टंट करते हैं, कभी सत्याग्रह की तहरीक चलाते हैं, कभी नमक की तहरीक चलाते हैं, कभी कोई तहरीक चलाते हैं, कभी कोई तहरीक चलाते हैं, कभी मरण दौर रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिलीफ लेने के लिए रखते हैं। और इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात जिक्र भी किए हैं कि जब जब गांधी ने तहरीक चलाई तो उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा मफाहमत निकला, यानी मुखालफत में तहरीक चली और उसका नतीजा अंग्रेज़ों से, सरकार से मफाहमत की सूरत में बरामद हुआ। तो उसके बहुत सारे वाक़यात इसके अंदर इन्होंने लिखे हैं। फिर इन्होंने उस ज़माने के जो हालात थे, जो गांधी की सियासत थी या कांग्रेस की सियासत थी, उस पर बहुत करीब से नज़र डाली है और किस तरीके से गांधी ने इनको सदारत से, कांग्रेस की सदारत से रोकने के लिए कोशिश की। और फिर जब ये बन भी गए तो इनके खिलाफ किस तरीके से गांधी ने जो है पूरा ग्रुप बनवाकर इनके खिलाफ बगावत की, वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और वो बागी ग्रुप के अंदर पटेल और मौलाना आज़ाद भी शामिल थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस के मुखालिफ थे। और फिर बिल आखिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ के फिर ये फिर कैद हुए, फिर भागे, फिर गांधी के खिलाफ इन्होंने बगावत की। फिर उसके बाद इनके ताल्लुकात कुछ बने जर्मनी के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ। फिर ये एक दिन पुरस्कार तौर पे यहाँ से गायब हो गए, फिर जर्मनी चले गए, फिर पता चला जापान आ गए। फिर जब दूसरी आलमी जंग खत्म शुरू हुई 1939 के अंदर, तो फिर ये जब जापान आए तो जापान के अंदर इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई, जो जापानियों ने पकड़े थे अंग्रेजी फौज के जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके साथ मिलकर। और फिर इन्होंने जापानी फौज के साथ पेशकदमी की हिंदुस्तान के इलाकों के अंदर, बर्मा के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन उसके भी बड़े दिलचस्प हालात इसके अंदर लिखे हैं चमन लाल आज़ाद साहब ने कि उसमें भी इनको कामयाबी इसलिए हासिल हुई कि जापानी जो थे, जापानियों को थोड़ा सा बुज़दिल दिखाया इसके अंदर कि जापानी जब देखते थे कि अब घिर गए कहीं तो वो इनको छोड़ के भाग जाते थे। दूसरी बात ये कि जो इनको चीज़ें चाहिए थी, टैंक चाहिए थे, मशीन गनें चाहिए थी, वो भी इनको नहीं दी गई लड़ने के लिए। लिहाजा इनके जो सिपाही थे उनका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। बिलाकर जो है वो 1945 में जब ये जंग खत्म हुई तो कई जो आज़ाद हिंद फौज के लोग थे जो अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिए यहाँ पर,
उनको सजाएं भी दी, कुछ को माफ भी कर दिया, कुछ को छोड़ भी दिया। और फिर नेताजी जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो अचानक पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। 1946 में ये किताब लिखी गई और उसके अंदर ये लिखा है कि नेताजी वापस आएंगे। जाहिर है कि 1946 के अंदर ये एक जज्बातियत होगी सुभाष चंद्र बोस के हवाले से, तो ये बात कही गई है कि ये वापस आएंगे और अचानक नमूदार होंगे और फिर किसी तहरीक की क़यादत करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1947 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, अंग्रेजों की हुकूमत, इनके दरमियान एक समझौते के नतीजे में, एक सियासी समझौते के नतीजे में दो मुल्क वजूद में आए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और आज़ादी की तारीख इस तरह लिखी गई। तो बहरहाल सुभाष चंद्र बोस चूंकि एक बहुत अहम शख्सियत है, इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम पढ़ा, कम से कम पाकिस्तान की हद तक मुझे इल्म नहीं था कि कोई बाकायदा किताब मौजूद है। तो अलहम पब्लिकेशन ने अच्छा किया कि इतनी पुरानी किताब और इतनी मुस्तनद किताब छाप दी है, जिसमें उनके मुस्तनद हालात भी लिखे हैं, आज़ाद हिंद फौज के हवाले से भी लिखे हैं, उनकी फिक्र के हवाले से भी लिखे हैं, गांधी से उनके अख्तलाफात, कांग्रेस से उनके अख्तलाफात, कांग्रेस की चालबाजियाँ क्या क्या थी, गांधी की चालबाजियाँ क्या क्या थी। मुस्लिम लीग के हवाले से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वरना मैं वो भी आपको जरूर जिक्र करता। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक ज़्यादातर इन लोगों के साथ रहा भी होगा, जिन्ना वगैरह के साथ, तो चमन आज़ाद साहब ने शायद जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। तो अच्छी किताब है, इसको पढ़िए, उस दौर के हालात भी आपको इल्म होगा, फिर सुभाष चंद्र बोस के हवाले से भी और उस जमाने के जितने भी हालात थे उसके हवाले से आपको इल्म होगा कि सुभाष चंद्र बोस उसको किस नज़र से देखते थे, और आज़ाद हिंद फौज बनाना क्या फ़ायदेमंद साबित हुआ, नुकसानदेह साबित हुआ, और क्या उसके नतीजे में आज़ादी मिली, या एक सियासी समझौते की नज़र में के नतीजे में आज़ादी मिली, जो कि अंग्रेज़ों के दरमियान, हिंदुस्तान और कांग्रेस के दरमियान और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे।